आज हम शुरू करेंगे बच्चों इकोसिस्टम और चेंजेस इन इन्वायरमेंट। 2 पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ना है लेसन 1 में। लेसन 1 याद रखिए। पॉइंट्स है इकोसिस्टम, यहां कर देते हैं इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में परितंत्र कहते हैं अथवा पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इस चैप्टर में चेंजेस इन इन्वायरमेंट। चेंजेस in environment पर्यावरण में बदलाव, पर्यावरण में बदलाव। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को समझें। इकोसिस्टम है क्या? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण में वो सभी चीजें, सजीव प्राणी हो अथवा निर्जीव वस्तुएं हो, वो सब एक दूसरे पर पूर्णतः आधारित रहते हैं। इस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। All living organisms are interdependent on one another. They also interact with their abiotic environment. This complex system of interaction between the organisms and their surroundings in a particular area form an ecosystem. The size of an ecosystem varies greatly. It can be as large as a rainforest, grassland, desert, or as a small plant. इकोसिस्टम में सजीव प्राणी, निर्जीव प्राणी सभी एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप जैसा कि हम लोग जानते हैं 71% पृथ्वी का जल भाग है। तो इस जल भाग में रहने वाले सभी सजीव जैसे में मछलियां, अन्य जीव, शैवाल, मेढक, मगरमच्छ, यानी जल भाग के अंदर में जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं वो जल परितंत्र के भाग हो जाते हैं। तो यह एक विशाल
इकोसिस्टम है जलभाग का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम घास स्थल का पारिस्थितिक तंत्र, इसमें भी बहुत से जीव जंतु घास इत्यादि घास स्थल परितंत्र में आते हैं। ग्रासलैंड या फिर डेजर्ट क्षेत्र हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हो, तो ये सब अलग अलग परितंत्र हैं, छोटे बड़े, जिसमें सभी सजीव एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। ए टाइपिकल लेक इकोसिस्टम contains fishes, frogs, eel, water lily and other animals that live in and around the lake. जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक उदाहरण दे रहा है कि झील में बहुत से जीव जैसे कि मछलियां, बहुत से शैवाल, लिली, फ्रॉग, etc. अदर एनिमल्स, ये सभी एक साथ इस झील में रहते हैं। यह इनका एक इकोसिस्टम है, यह इनका परितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है। तो यह हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जैसे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि कैसे एक जीव दूसरे जीव पर आधारित होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पौधों को जो है प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, जो स्वयं अपने से भोजन बनाने का काम करते हैं। और उन पौधों पर बहुत से सजीव निर्भर होते हैं, बहुत से प्राणी निर्भर होते हैं, जानवर, मनुष्य, पक्षी इत्यादि। वे उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा होता है, एक यहां हम बना रहे हैं आपको पिरामिड की तरह से, जैसे में प्रोड्यूसर, इसके बाद कंज्यूमर, ये हो गए। इसके बाद होते हैं बैक्टीरिया इत्यादि जीव। ये पौधे यदि 100 की संख्या में हो, कंज्यूमर अर्थात सपोज एक एग्जाम्पल लीजिए, हिरण 10 की संख्या में हो, और ये अपघटक जिसे कहते हैं वो 1 की संख्या में हो। इस तरह से जो हमारा जो इकोसिस्टम है एक बैलेंस के रूप में रहता है, बैलेंस यानी संतुलित रहता है। क्योंकि प्रोड्यूसर की संख्या अधिक है, इसको उपभोग करने वाले कंज्यूमर जो होते हैं उनकी संख्या कम है, और इसको जो नष्ट करने वाले जो होते हैं बैक्टीरिया इत्यादि, वो उनकी संख्या कम होती है। इस सिस्टम से क्या होता है कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है बिल्कुल ही संतुलित होता है, इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। सपोज दैट
यदि यही उलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, जैसे प्रोड्यूसर की संख्या कर दिया जाए 1, इसके बाद कंज्यूमर की संख्या कर दिया जाए, प्रोड्यूसर की संख्या 1 हो गया, कंज्यूमर हो गया 10, और जो अपघटक हो गए बैक्टीरिया इत्यादि उनकी संख्या हुई 100। इससे क्या होता है कि पौधे कम हो गए, पौधों को खाने वाला अर्थात जो शाकाहारी टीम है हिरण, उनकी संख्या 10 है, और हिरण को खाने वाले सपोज दैट टाइगर वगैरह उनकी संख्या हो गई 100। तो इससे क्या होगा कि पौधों का बहुत ही जल्द ही खात्मा हो जाएगा, यानी समाप्ति हो जाएगी, जिसके चलते हमारा ये इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। फलस्वरूप धरती पर बहुत सारे नेचुरल डाइजेस्टर उत्पन्न होने लगेंगे, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं स्वतः होने लगती हैं, जिससे हमारा परितंत्र इकोसिस्टम जो है बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो हम लोग जो है इकोसिस्टम के बारे में यहाँ फोकस किए, इकोसिस्टम के बारे में जानकारी किए कि इकोसिस्टम है क्या और इसको हमें संतुलित बनाकर कैसे रखना है, कैसे हानि होती है इत्यादि की जानकारी। अब दूसरा पॉइंट है चेंजेस द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में बदलाव। पर्यावरण में बदलाव होने के जैसा एक कारण यहाँ से भी क्लियर हो जा रहा था कि इकोसिस्टम को यदि बैलेंस न बनाया जाए तो पर्यावरण में बदलाव वैसे भी होते रहते हैं, और यदि परितंत्र को संतुलित नहीं किया जाए तो बहुत ही तीव्रता से इसमें बदलाव आ सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट अंडर वो ए चेंज कंटिन्यूअसली थ्रू इट मे बी वेरी स्लो। पर्यावरण में जो बदलाव होने की जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी गति से होती है, धीरे धीरे होती है, इसमें हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। सम चेंजेस आर वेरी सडन, कुछ परिवर्तन जो होते हैं हमारे पर्यावरण में अचानक से हो जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप। इन द सेम मैनर सोलर एनर्जी, एयर एंड वाइंड आल्सो इफेक्ट चेंजेस टू एनवायरनमेंट। Changes in the physical environment affect effect in the biological environment। ठीक उसी तरह से सोलर सिस्टम में सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा हो गया, हवा हो गया, इस सबसे भी पर्यावरण में बदलाव होते रहते हैं, जिससे कि हमारा भौतिक परितंत्र जो है, भौतिक जैसे में लैंड्स, ग्रासलैंड्स, वाटर बॉडी इत्यादि प्रभावित होते हैं, जिसके चलते हमारा जैविक इन्वायरमेंट भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हम परितंत्र में, इकोसिस्टम में ये जान चुके हैं कि सजीव या निर्जीव सभी एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जैविक जो पर्यावरण जो है यह वनस्पति जगत और जीव जगत ये दोनों पर असर डालता है, प्रभाव डालता है। बोथ कंप्लीटिंग ऑफ मिलियंस ऑफ स्पाइसेस, ये दोनों में जो है लाखों प्रजातियां आते हैं। द एनिमल्स किंगडम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज डिपेंड ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट।
जो प्राणी जगत है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भौतिक पर्यावरण पर आधारित होता है। ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ इफेक्टिंग ए चेंजेस टू द एनवायरनमेंट बाय देयर एक्टिविटीज सच एज बाय कंस्ट्रक्शन और रोड्स ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, रेलवे एंड अदर फैसिलिटी। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं जो मानव द्वारा, मानव की क्रियाओं के द्वारा, जैसे में रोड बनाना, भवन का निर्माण करना, रेलवे का निर्माण करना इत्यादि सब मानव द्वारा बनाए गए ये फिजिकल इन्वायरमेंट है। They also cut down trees and exploit other natural resources like mineral। इस सब के निर्माण में मानव द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, क्रियाएं की जाती हैं, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, रेलवे बनाने का काम हो, भवन निर्माण का काम हो, इस सब के लिए बहुत सी मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं, खनिजों का दोहन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ही एनवायरनमेंट। देयर एक्टिविटी पोज ए ग्रेट डेंजर टू ए एनवायरनमेंट। मानव द्वारा जो ये क्रियाएं की जा रही हैं अधिक मात्रा में, जैसा कि इकोसिस्टम का एक बताया गया कि इसमें जो प्रोड्यूसर है उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की संख्या अधिक होनी चाहिए, कंज्यूमर की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में कंज्यूमर की संख्या अधिक हो गई है और प्रोड्यूसर की संख्या कम हो गई है। फलस्वरूप हमारे यहाँ बहुत सी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां आ रही है सामने। अनेकों प्रकार के नेचुरल डिजास्टर, अनेकों प्रकार के डिसीज इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे प्राणी जगत, मानव जगत जो है संकट में आ गया है। द नेचुरल इज एबल टू मेक अप द लॉस। इससे प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक संसाधन है, इससे इनका विनाश हो रहा है। मानव की एक्टिविटी जितनी बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों में, प्राकृतिक चीजों में, जैसे में पेड़ पौधे हो गए, खनिज हो गए इत्यादि का ह्रास हो रहा है। When the changes is massive, it became difficult for the nature of balance the harm and it adversely affect the quality of the environment. It results into many environmental disaster। जब बहुत ही विशालतम रूप में परिवर्तन होता है तो यह प्राकृतिक जो संतुलन होता है हानिकारक स्थिति में पहुंच जाता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो हमारा इकोसिस्टम है, बहुत ही हानिकारक दुष्कर प्रभाव पड़ता है, जिसका परिणाम होता है कि अनेकों प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का प्रस्फुटित होना, अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होना इत्यादि। We must use our resources wisely to maintain the balance of nature. We should not cause any damage to our environment। अतः हम लोगों को चाहिए कि हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। बहुत ही समझदारी से जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत ही समझदारी पूर्वक उनका उपयोग करें, अनावश्यक अकारण उनको क्षति पहुंचाने का न करें। यदि ऐसा हम लोग करेंगे तो स्वयं ही अपने ही ऊपर
हम लोग इस पे प्रभावित होकर के अपने को हानि पहुंचा सकते हैं। अतः मानव का यह कर्तव्य बनता है कि इकोसिस्टम को बनाए रखने में पेड़ पौधों को लगाना, अधिक से अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना, अनावश्यक खर्च नहीं करना। यहाँ मानव की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग के स्थान पर दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। तो हमें परितंत्र को संतुलित बनाने के लिए बहुत ही समझदारी पूर्वक प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर रखना है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, खास करके पेड़ पौधों को, मिनरल्स को हमें बहुत ही समझदारी पूर्वक इसे बनाकर बचा करके रखें, अनावश्यक खर्च न करें। थैंक यू। ये सेशन जो है अब आपका खत्म हो गया। आप लोगों को होमवर्क में जो है आप अपने घर पर जो है बनाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इस बार टिक और क्रॉस, मैं द फॉलोइंग इत्यादि आप घर पर बना सकते हैं। किताब आपके पास शायद मानता मेरे हिसाब से हो गई होगी या नहीं हुई होगी। तो जो आगे का जो क्लास है 8, उन बच्चों से जो संपर्क में होते हैं उनसे संपर्क करके ले लीजिए। किताब का दुकान भी खुल रहा है, वहाँ से भी आप उपलब्ध करा करके पढ़ाई का काम शुरू कर दें, क्योंकि लॉकडाउन कब तक रहेगा कोई ठीक नहीं है। लॉकडाउन के बाद हो सकता है विद्यालय कुछ समय के लिए बंद रहे, तो सतत समझदारी से काम करें। ठीक है, थैंक यू।